नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक। किस्त नंबर 8। अज़लान इंगेज चादर उठाए अपने अंदर पनपता गुस्सा उस पर उंडेले जा रहा था। सोफ़िया की आंखों में अपने लिए मजाक और तंज़िया हंसी देखकर अज़लान को अपना पोर पोर सुलगता महसूस हो रहा था। ज़ैनब अज़लान की इन तलख बातों के जवाब में कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस चुपचाप सर झुकाए खड़ी इसकी की बातें सुन रही थी। इसकी गहरी आंखों से जो भी आंसू गिरता वो जल्दी से उसे साफ़ कर देती, मुबादा अज़लान देख ही ना ले। आज तक मुझसे किसी ने इस लहजे में बात नहीं कही। हर कोई मुझसे बात करते हुए 100 दफ़ा सोचता था, मगर आज एंकर्स और रिपोर्टर्स बिना किसी ब्रेक के मेरी ज़ात पर खुलेआम तबसरे कर रहे होते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। बातों के दौरान अज़लान की निगाह अचानक इसकी भीगी पलकों की तरफ उठ गई। इसने बमुश्किल खुद को ज़ब्त का इशारा किया और इसे एक सर्द घूरी से नवाजने के बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही ज़ैनी डहने के अंदाज में काउच पर बैठ गई। इसे आज शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था कि इसकी जज्बाती मोहब्बत ने ना सिर्फ इसकी फैमिली को डिस्टर्ब किया, बल्कि अपने साथ कई जुड़े रिश्तों को भी बुरी तरह बिखेर कर रख दिया है। अज़लान अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए कपड़ों समेत शावर के नीचे भीग रहा था। इसके जहन में बार बार कई आवाज़ें स्मात बनकर गूंज रही थीं। एंकर्स की बातें, सोफ़िया के तंज भरे जुमले और लोगों के मुस्कुराते चेहरे, सभी इसे अपना मजाक उड़ाते महसूस हो रहे थे। इन सब से तंग आकर इसने अपने कानों पर हाथ रखते इन आवाज़ों से अपना पीछा छुड़ाना चाहा। अचानक इसकी आंखों के सामने ज़ैनी का चेहरा अक्स बनकर लहराया, जिसमें वो रोते हुए वली से माजरत कर रही थी। आई एम सो सॉरी वली, मेरी इस गलती की वजह से तुम्हारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपने सिर्फ मेरी ही नहीं, पता नहीं और कितनों की लाइफ डिस्टर्ब किया। अज़लान पर फिर गुस्सा हावी हो रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था आज इसने अपना आपा कैसे खो दिया। ज़ैनी की बेतुकी माजरत की वजह से, या सोफ़िया के तंज़िया जुमलों की वजह से, या फिर ज़ैनी के वली से फ़ोन पर माजरत करने पर। इस आखिरी सवाल के बाद इसे अपना जहन फ्रीज़ होता महसूस हुआ, जैसे इसका जहन इसके दिल की बात तक पहुंच चुका है। इसने खुद को शावर के नीचे मुसलसल भिगोते खुद को पुरस्कून करना चाहा था। काफ़ी देर बाद वो बाहर आया तो ज़ैनी को काउच पर ही लेटे पाया। इसने अपनी आंखों पर एक बाजू पर्दे की सूरत में रखा हुआ था। अज़लान इसको एक सरसरी निगाह से देखता अपने कपड़े लेने ड्रेसिंग रूम में चला गया। नाइट सूट पहनने के बाद वो भी आकर बिस्तर पर लेट गया। बेड पर लेटते ही इसने अपना हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी। रोशनियों को बुझते देखकर ज़ैनब ने अपने हाथ चेहरे से हटाए तो इसका चेहरा आंसुओं से तर लग रहा था। न जाने कितनी देर तक वो परेशानी के आलम में यूं ही बेआवाज़ रोती रही। कब जाकर नींद इस पर मेहरबान हुई वो नहीं जानती थी। दूसरी जानब अज़लान भी अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करता गहरी नींद सो चुका था, क्योंकि इसे सुबह वापस शूटिंग के लिए सेट पर भी जाना था। आजकल ये शमसा कहीं बाई क्यों नहीं जा रही। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा मास्क मैन शमसा के बारे में ही सोच रहा था। अच्छा ही है, अगर मेरी कई बात का असर हो गया तो वो दिल ही दिल में खुद से मुहातब था। कहीं मेरे ड्रावे ने इनकी तबीयत तो नहीं ख़राब कर दी। मास्क मैन को एक नई फ़िक्र ने आन घिरा। वो तफक्कुर अमेज़ तासरात समेत अपनी पेशानी को धीरे से मसल रहा था। कैसे पता करूं कि वो ठीक हैं भी या नहीं। कहीं बाहर आएंगी तो पता चलेगा ना। इसे अब हकीकतन शमसा की फ़िक्र लाहक हो रही थी। कुछ देर बाद वो खुद ही अपनी सोचों पर धीमे से मुस्कुराने लगा। मैंने खुद ही तो इन्हें मना किया था कहीं बाहर आने जाने से। अब इनके बगैर मेरा ही दिल नहीं लग रहा। मास्क मैन अपने दिल की बदलती कैफियत पर वाकई हैरान रह गया। इसे अपने जहन के पर्दे पर इसका डरा और सहमा हुआ रूप अक्स बनकर लहराता दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब शमसा मैडम ने इस सख्त जान को भी अपना आदी बना कर रख दिया है। मास्क मैन के गहरी मूंछों तले लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट छा गई। वो आज खुद से भी इस बात का एतराफ़ कर रहा था कि अब इसका दिल वाकई में इसका नहीं रहा था। इस लड़की का ख्याल रखते रखते मास्क मैन को बिल्कुल पता नहीं चला था कब वो लड़की चोरी छुपे इसका दिल भी अपने साथ ही ले गई। आंटी, ये घर के ओरिजिनल पेपर्स हैं। आप कबीर पाशा तो क्या, कोई भी आपसे वो घर कभी नहीं छीन सकता। उस्मान ने आमना बेगम को हवेली के असली कागजात थमाए, जिस पर फातिमा खुशदिली से मुस्कुरा दी। उस्मान ने आज अपना एक और वादा भी पूरा करके दिखा दिया था। आज फातिमा हकीकी मायनों में अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो चुकी थी। इसके जहन में नासिर मलक के खौफ का शाबा तक बाकी नहीं रहा था। जीते रहो बेटा, ये सब कुछ आप लोगों का ही तो है। मेरा क्या भरोसा, बीमार रहती हूँ, कब इस दुनिया से चली जाऊँ कोई पता नहीं।
आमना बेगम इन दोनों को अपने पास बिठाते शगुफ्ता लहजे में गोया। इनकी दिल दहलाने देने वाली बात सुनते फातिमा की रूह तक तड़प उठी। मामा प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें। आमना बेगम जवाबन धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा वक्त तो मुकर्रर है, जाना तो एक दिन सब ने ही है, कोई पहले चला जाएगा और कोई बाद में। आमना बेगम को फिर वही बात दोहराते देख फातिमा गुस्से में आ गई। मामा अगर आपने ऐसी बातें करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप और आपका बेटा दोनों मिलकर ऐसी बातें करते रहें। फातिमा पैर पटकने के अंदाज में तनफर करती वहाँ से चली गई। इसके रद्द-ए-अमल पर उस्मान भी ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। बेटा इसको देखो, जाकर रो रही होगी कहीं ना कहीं बैठकर। आमना बेगम ने उस्मान को फातिमा के पास जाने का कहा तो वो जी आंटी कहकर इस बात में सर हिलाता वहाँ से चला गया। उस्मान वापस कमरे में आया तो फातिमा वाकई रोने में मशगूल थी। उस्मान ने आहिस्तगी से मुस्कुराते इसे अपने साथ लगाया तो वो बिना कुछ कहे इसी पोजीशन में खड़ी रही। इन कुछ ही दिनों में उस्मान के ख्याल की किस कदर आदी हो चुकी इस बात का तो इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। उस्मान इसकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता था। ऑफिस जाता तो जब कभी थोड़ा फ्री होता फातिमा से फ़ोन पर बात कर लेता। इसकी खाना खाने तक का स्पेशल फ़ोन करके पूछता था। ज़रूरत की हर चीज़ घर में मौजूद होने के बावजूद उस्मान उसे बार बार हर चीज़ के लिए पूछता रहता था। जवाबन हमेशा फातिमा के लबों पर एक ही बात होती थी, उस्मान आप बिना कुछ कहे मेरी हर ज़रूरत पूरी कर देते, इसलिए मुझे कभी भी कुछ भी कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। फातिमा इतने अच्छे शौहर को पाकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर किया करती थी। मैंने ये फ्लैट आपके नाम पर कर दिया। अचानक कमरे में उस्मान की संजीदा आवाज़ गूंजती सुनाई दी। फातिमा ने एक झटके से अपना सर उठाया। उस्मान को गैर यकीनी निगाहों से देखा था। मतलब ऐसा क्यों, मेरे नाम क्यों किया? फातिमा उस्मान की इस बात पर अजीब बात पर बौखला कर रह गई थी। यार वैसे ही हमारे पुलिस वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, इसलिए हम हर दम इस वक्त के लिए तैयार रहते हैं। उस्मान की जू मानी बात का मतलब समझते हुए इसने कुर्ब से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर से रोने लगी। अब उस्मान लाख जतन करके इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था मगर वो हाथ ही नहीं आ रही थी। यार मैंने तो आपको इम्प्रेस करने के लिए किया ये सब। मैंने अक्सर जगहों पर देखा है अगर लड़का अपने नाम की हर चीज़ लड़की के नाम कर दे तो वो लड़की बहुत खुश हो जाती। उस्मान ने बात को टालकर मजाक का रुख दिया ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। मैं ऐसी मटीरियलिस्टिक सोच की मालिक लड़की हरगिज़ नहीं। उस्मान आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? खुद का इस कदर आदी बनाकर अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर ऐसी बातें करनी थी तो इतने अच्छे क्यों रहे मेरे साथ? शादी के बाद फातिमा पहली बार इससे यूं तेज़ोतुन लहजे में बात कर रही थी। ना मैं आपसे मोहब्बत करती और ना ही मुझे इतना दुख होता, फातिमा मुसलसल बोले जा रही थी। उस्मान फातिमा के इस मुनफरिद अंदाज में किए गए तराफ़े मोहब्बत पर खुश दिली से मुस्कुरा दिया। यार एक तो आप रोती बहुत है, मेरे मरने पर पता नहीं कितना रोएंगी, मुझे तो अभी से फिक्र हो रही है। फातिमा पूर्णम आंखों समेत रोते हुए उस्मान से अलग हो गई। वो दुख की अथाह गहराइयों में मुब्तला हो चुकी थी क्योंकि उस्मान इस किस्म के भयानक मजाक के वक्त से पहले इसकी जान निकाल रहा था। मैं अब आपसे बात ही नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ मामा के पास। फातिमा इससे भी खफा होते कमरे से बाहर चली गई। उस्मान फातिमा की मोहब्बत और दिली वाबस्तगी पर धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर वो आज के दोपहर के फ़ोन के बारे में सोचने लगा जो इससे रिफ़त आपा ने किया था। वो इस वक्त ऑफिस में ही काम कर रहा था जब इसे फ़ोन आया था। अस्सलामुअलैकुम आपा, कैसी हैं आप? उस्मान ने फाइल्स पर साइन करने के साथ साथ इनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। मैं ठीक हूँ उस्मान, अगर ज़्यादा बिजी नहीं हो तो तुमसे कुछ बात करनी थी। उनकी हद दर्जा संजीदगी पर उस्मान चौंक उठा था। नहीं आपा, आप आराम से करें बात, मैं सुन रहा हूँ। उस्मान अब अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर सीधा होता पुरसुकून अंदाज में बैठ गया था। हाँ वो मैं कहना चाह रही थी कि क्या तुम फातिमा को बाबा से मिलाने नहीं लेकर जाओगे? अगर इन्हें किसी और से पता चला तो वो कितना गुस्सा होंगे हमने उन्हें इस लायक भी नहीं समझा। उस्मान आपा की तमीज़ समझ चुका था इसलिए नरमी से गोया हुआ, जी आपा मैं बहुत जल्द ले जाऊंगा, मैं भी पिछले कुछ दिनों से इसी बारे में ही सोच रहा था। उस्मान ने रिफ़त आपा को फ़ौरन तसल्ली दी क्योंकि वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर हमेशा घबरा उठती थी। शाबाश मेरे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रिफ़त आपा इसकी बात सुनकर खुशी से निहाल हो उठी। ठीक है आप हया और मरियम को मेरा प्यार दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। उस्मान एक दो बातों के बाद फ़ोन बंद कर चुका था और फिर गहरी सोच में खोकर रह गया। इसने आज तक आपा को यह नहीं बताया था कि शादी का फ़ैसला करने के बाद सबसे पहले इसने इन्हें ही फ़ोन किया था, मगर इनका अगला जवाब सुनकर वो कुछ पल के लिए साकत होकर रह गया था। वो हर हफ्ते इनसे मिलने जाता था, भले ही वो इसको एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करते थे, मगर वो इनको सलाम करके वापस आ जाता। सोनिया बेगम से कभी कभार मुलाकात होती, वरना तो वो घर के बाहर ही होती थी। जब कभी उनका सामना उस्मान से होता तो वो ऐसे मुंह बनाती जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, लगता है बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है, इतना जलील होने के बावजूद फिर से मिलने आ जाता है। वो जावी को मिलता तो वो भी बस मजबूरन सलाम करता और फिर फ़ौरन वहाँ से चला जाता। इस पूरे घर में एक शमसा ही थी जो इसके प्यार के बदले में प्यार से ही जवाब देती थी।
इसके घर आने पर बाकायदा खुश हो जाया करती थी, लेकिन इसे भी इस वजह से सोनिया बेगम से डांट सुननी पड़ती थी। क्यों इस लड़के के साथ इतना फ्री होती हो जब तुम्हारे बाबा इससे बात तक करना पसंद नहीं करते। सोनिया बेगम इनको खुद से मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़कर इनके खिलाफ बातें करती रहती थी, मगर शम्सा को फिर भी अपना ये भाई बहुत अजीज़ था, क्योंकि वो जावी से भी ज़्यादा इसका ख्याल रखता था, भले ही रिश्ते में वो इसका सौतेला भाई था। शम्सा की रिफ़त आपस से कभी कोई बात नहीं होती, क्योंकि इनका उस घर में आना जाना बंद था, मगर वो उस्मान के साथ अच्छे से पेश आती थी। उस्मान के लिए यही गनीमत था। उसे भी ये लड़की बहुत अजीज़ थी, जो बगैर किसी मतलब और गर्ज के इसके दिल से इज़्ज़त किया करती थी। आज अचानक इसके जहन के पर्दे पर बाबा से निकाह वाले दिन की बात छा गई, जिसे वो सोचकर थोड़ा उदास हो गया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? उस्मान ने अख्तर साहब को फ़ोन करके इनकी खैरियत पूछी। वो बहुत कम फ़ोन पर बात किया करता था, वो डायरेक्ट इनसे मिलने जाया करता था, इसलिए अख्तर साहब उस्मान का फ़ोन देखकर थोड़ा हैरान हुए, फिर बेख्तियारी हाथ बढ़ाकर फ़ोन रिसीव कर लिया। मैं ठीक हूँ, अख्तर साहब ने दो टोक बात की, जवाबन इसका हाल तक दरियाफ्त नहीं किया। इनके खुश्क रवैये पर हमेशा की तरह उस्मान एक पल के लिए गहरा सांस भर कर रह गया, मगर फिर कुछ सोचते हुए इसने अपनी बात जारी रखी। बाबा, वो मुझे आपको एक बात बतानी थी, इसलिए फ़ोन किया। उस्मान ने हिचकिचाते हुए अपनी बात का आगाज़ किया ही था कि अगले ही पल इसे अख्तर साहब की सख्त आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जो काम है वो बताओ, बिला वजह की तमहीद मत बांधो। अख्तर साहब की आवाज़ में बला की संजीदगी शामिल थी। एक्चुअली बाबा, वो मैं शादी करने लगा था, कुछ इमरजेंसी मसला, इसलिए आपको ऐसे अर्जेंट बता रहा हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? उस्मान ने डरते डरते बात की और एक उम्मीद बांधी कि शायद वो अभी इसके सर पर हाथ रख दें, मगर इनकी अगली बात सुनते वो एकदम साकत होकर रह गया। जब अपनी बहन की शादी मेरे रजामंदी के बगैर कर सकते हो तो अपनी भी कर लो, तुम्हें इस सब के लिए मेरी क्या ज़रूरत है? अख्तर साहब की गुस्से में डूबी आवाज़ उभरी। उस्मान के चेहरे पर तारीक साया लहरा गया। वो उस्मान की इस बात की वजह से अभी तक नाराज़ थे, पर बाबा, उस्मान ने इन्हें रसान से समझाना चाहा। मेरे पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह हाफिज़। वो अपने बेटे की शादी को फजूल काम कहकर फ़ोन वापस रख चुके थे। उस्मान चंद सानिये तक यूं ही फ़ोन को ही देखता रह गया। उस्मान की आंखों में ये सब सोचते हुए फिर से आंसू जारी हो गए थे, जिसे इसने जल्दी से साफ़ किया और बाहर फातिमा के पास चला गया, क्योंकि वो बखूबी जानता था कि वो बाहर ही कहीं रो रही होगी, क्योंकि आमना बेगम की बातों से भी वो परेशान हो गई थी और उस्मान की बातों से भी। इसलिए वो इन दोनों से रूठकर लॉन में मौजूद झूले पर जा बैठी। उस्मान इसे मनाने का सोचते आहिस्तगी से मुस्कुराने लगा। इसका अपना गम फिर कहीं पीछे रह गया था। वो हमेशा बड़ी से बड़ी बात को नज़रअंदाज करके सब्र का दामन थाम लिया करता था। ज़िंदगी में दस्तक देती छोटी सी छोटी खुशियों की भी दिल से कदर किया करता था। आहद साहब और अजमत बेगम आज प्रीशे के घर इसका रिश्ता मांगने आए थे। वलीद इनको उनके घर के बाहर ड्रॉप करने के बाद ऑफिस जा चुका था। इसे प्रीशे को देखे बगैर यहाँ से जाना बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो कर भी क्या सकता था। पता नहीं इसकी फैमिली को ये सब मुनासिब लगता या नहीं। आहद अंकल इस वक्त जामन भाई के हमरा अलग सोफ़े पर बैठे हुए थे, जबकि अजमत बेगम और प्रीशे इनके मुकाबले सोफ़े पर बैठी हुई थीं। उन्हें ये सादा और मासूम सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। लाइट स्काई ब्लू कलर कुर्ते के साथ वाइट ट्राउज़र पहने प्रीशे इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसने सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़ रखा था। इसकी झुकी पलकें हया की वजह से ऊपर ही नहीं उठ पा रही थी। अजमत बेगम इससे छोटे छोटे सवाल पूछ रही थी, जिनका जवाब वो धीमे लहजे में गोया होती दे रही थी। अजमत बेगम को इसका ये अंदाज़ बहुत ही दिल मोह लेने वाला लगा था। पहले तो वो अपनी बहू के रूप में सिर्फ़ और सिर्फ जैनी को ही देखती थी। उन्होंने इसके आगे कभी कुछ और सोचा ही नहीं था, मगर जैनी की शादी के बाद वलीद ने इन्हें खुलकर प्रीशे का बताया था। पहले इन्हें लगता था वलीद सिर्फ जैनी को परेशान करने के लिए इसके सामने इसकी दोस्त की तारीफ़ें करता था, मगर अब इनको सारी हकीकत पता चल चुकी थी कि वली प्रीशे के बारे में क्या जज्बात रखता है। कुछ देर बाद आहद साहब ने जामन भाई से वलीद के लिए प्रीशे का रिश्ता मांग लिया। जामन भाई गैर यकीन अंदाज में गिरे इन्हें यकटुक निगाहों से देखने लगे थे। वो पहले भी जैनी के घर वलीद से एक दो बार मिल चुके थे, मगर उन्होंने प्रीशे के शोर के लिहाज से इसे कभी नहीं देखा था। चाय और स्नैक्स टेबल पर रखती शीजा भाभी के हाथ ये बात सुनकर चाय का कप छलकता बमुश्किल नीचे गिरने से बचा था। इन्हें हरगिज़ इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े घर का रिश्ता प्रीशे के लिए भी आ सकता, वो भी इस वीडियो के लीक होने के बाद। इन्हें आज सही मायनों में प्रीशे की किस्मत पर रश्क आ रहा था। हाजक ने इनसे प्रीशे का रिश्ता मांगने के लिए कितनी दफ़ा कहा था, मगर उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ बहाना करके मना कर दिया। लेकिन आज प्रीशे का रिश्ता कहीं और होते देखकर इसको अपना भाई याद आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। वो तो इसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब इसने हाजक से वादा कर रखा था कि वो कोई ना कोई चक्कर लगाकर प्रीशे का रिश्ता इससे करवा देगी। मगर यहाँ तो आज सारी की सारी बाजी ही उल्ट गई थी। जामन भाई के चेहरे पर खुशी और तमानियत की लहर देखकर आहद साहब थोड़ा मुतमिन हो गए थे। जामन भाई ने इन्हें चंद दिनों में सोचकर जवाब देने का कहा था। आहद साहब ने प्रीशे के सर पर प्यार दिया। इन्हें भी ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी। पहली बार इन्हें वलीद की पसंद पर फ़ख्र महसूस हो रहा था।
प्रीशे का अंदाज़ इस वक्त घबराया हुआ था। इसने तो ये तवक्का भी नहीं की थी कि इसको भी इतना अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। वलीद तो शादी से पहले इससे इतना प्यार करता था। अब वो दोनों अलविदाई मुसाफा करते वहाँ से निकलने लगे तो अज़मत बेगम को याद आया कि वली ने कहा था कि प्रीशे का मोबाइल नहीं चल रहा। जैनी कई दिनों से प्रीशे से बात करना चाहती है तो उन्होंने फ़ौरन प्रीशे से इसका मोबाइल नंबर पूछा। जवाबन वो खामोश नज़रों से भाभी को देखने लगी। शीज़ा भाभी एक पल के लिए गड़बड़ाई ज़रूर थी मगर फिर जल्दी से खुद पर काबू पाते जवाब देने लगी। एक्चुअली वो ना वीडियो वाले मामले को लेकर प्रीशे बहुत परेशान रहने लगी थी। दिन ब दिन इसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। बस इसलिए मैंने इसका मोबाइल लेकर ऑफ़ कर दिया, बस इसीलिए कि ना इसे कोई खबर दिखेगी और ना ही ये परेशान होगी। प्रीशे चुप सादे भाभी की झूठी वजाहतें सुन रही थी मगर बोली कुछ नहीं। मैं अभी लाकर दे देती हूँ, सिम तो इसके अंदर ही है। शीज़ा भाभी ने बात करते हुए सामने मौजूद रैक से मोबाइल निकालते फ़ौरन प्रीशे को थमा दिया। जामन भाई ने सख्त निगाहों से घूरने लगे थे क्योंकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि शीज़ा ने प्रीशे से इसका मोबाइल तक वापस ले लिया है। ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखना। आप लोग जल्दी सोचकर हमें बता दीजिएगा, हम आपके जवाब की शिद्दत से मुंतज़िर हैं। अहद साहब ने प्रीशे से मिलने के बाद फिर से जामन भाई को मुखातब किया था। जी जी ज़रूर। जामन भाई के चेहरे पर एक इत्मीनान दर आया था क्योंकि उनकी ये परेशानी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली थी और सबसे अहम बात प्रीशे को भी इसके हिस्से की खुशियाँ मिलने वाली थी। शीज़ा भाभी और जामन भाई इनको बाहर तक छोड़ने आए थे। इनका ड्राइवर इन्हें पिक करने आ चुका था। इनके जाने के बाद प्रीशे भी धीमी चाल चलते वापस अपने रूम में आ गई। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ने जगह ले ली थी। आज इसको फिर से वलीद का चेहरा याद आया जिस पर इसके लिए बेपनाह चाहत और प्यार रकम था। वो हमेशा इसकी दिल से इज्जत किया करता था। प्रीशे वलीद की मोहब्बत भरी निगाहों के बारे में सोचती धीमे से मुस्कुरा दी। अजलान और जैनी की बातचीत इस दिन की बहस से बात से बंद थी। वो दोनों सबके सामने तो एक दूसरे से नॉर्मल बिहेव करते मगर अकेले में एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अजलान रोज़ सुबह उठता और फिर अपनी मामूल की एक्सरसाइज करने के बाद वापस कमरे में आकर फ्रेश होने चला जाता था। वो अपने कपड़े तक खुद निकालता क्योंकि वो जैनी को सख्त अल्फाज में ये सब करने से मना कर चुका था। एक दिन अजलान शावर लेकर बाहर निकला तो इसने जैनी को अपने कपड़ों की कबर्ड में हैंगर को पलट करके तरतीब से रखते देखा तो सख्ती से झिड़क दिया। आज मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आइंदा मेरे सामने किसी काम को हाथ मत लगाइएगा। जैनी इस वक्त अलमारी से हैंगर निकाल रही थी जब ही अचानक इसे अपने बहुत करीब से अजलान की सख्त आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से मुड़ी और डर के मारे 2 कदम पीछे हटती कबर्ड के साथ जा लगी। वो मैं तो बस ऐसे ही, जैनी ने हकलाते हुए वजाहत देना चाहिए। अजलान ने एक नज़र इसके बौखलाए चेहरे को देखा फिर आगे बढ़ते हुए अपने कपड़े खुद निकालने लगा था। जैनी की सांसें इसकी इतनी कुर्बत पर उथल पुथल का शिकार हो रही थीं। अजलान की नरम गरम सांसों की तपश इसका चेहरा झुलसा रही थी। इसने अपनी आंखों को इस वक्त शिद्दत से मींच रखा था। इसे अपना काम करके वापस जाते हुए देख इसका रुका हुआ सांस बहाल हो गया। उफ़ यार, इन्होंने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। अजलान थोड़ा दूर हुआ तो वो अपने सीने पर हाथ रखकर बेध्यानी में थोड़ा ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाने लगी। इसकी ये बड़बड़ाहट ड्रेसिंग रूम से बाहर जाते अजलान की तेज़ मातों से माफ़ी ना रही मगर इसने यह सब सुनने के बावजूद कोई ख़ास तासुर चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था। अजलान और जैनी भाई सबके साथ इकट्ठे नाश्ता करते थे। हल्की फुल्की बातें करते हुए अजलान सेट के लिए निकल जाता और फिर रात देर तक शूटिंग से वापस आकर खाना खाने के बाद फ़ौरन सोने के लिए लेट जाता। जैनी बस चुपचाप इसकी बिजी रूटीन देखती रहती थी। अजलान शादी के बाद से लेकर अभी तक इसे बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। इस थोड़े से अरसे में इसकी बाकी सब घर वालों से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। सब इसकी छोटी छोटी बातों रातों को जानने लगे थे। वो सबके साथ अपना सारा वक्त गुजार कर अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लेती थी। इस तरह इसे टाइम गुजर जाने का एहसास भी ना होता वरना तो अजलान की नज़रअंदाजी इसे सिरे से ही मार देती। सिकंदर शाह और आसमा बेगम के साथ वो रोज़ सुबह वॉक किया करती थी। फिर खुद ही उनके लिए अपने हाथों से चाय बनाती और फिर वो तीनों मिलकर लॉन में बैठकर जैनी के हाथ की बनी लाजवाब चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। बाकी का सारा दिन वो आयशा भाभी के साथ किसी न किसी काम में लगी रहती थी। इनकी भी जैनी से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। आखिर को इतनी देर बाद इन्हें भी कोई अपना हम उम्र साथी इस घर में मिला था, वरना तो वो अकेली लड़की इतने बड़े घर में बोर हो जाया करती थी। अब जब से जैनी इस घर में आई थी वो खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस करती थी। आफ़ान और आलियान भी इसके साथ नरम मिजाज से बात किया करते थे। आहिल तो अब अजलान से भी ज़्यादा जैनी से चिपका रहता था। कई बार अजलान इसे अपने पास बुलाता तो वो जैनी आंटी के साथ खेलने का कहकर जैनी को बाहर लॉन में ले जाता। आहिल के इस रद्द-ए-अमल पर अजलान को मज़ीद तफ जा जाती कि अब इसके सारे घर वाले इससे ज़्यादा जैनी की फ़िक्र करते हैं। इससे ये सब हज़म नहीं हो रहा था क्योंकि हमेशा से ही वो जिस भी महफ़िल में होता था उस महफ़िल की जान वही होता था मगर अब जैनी इसके हिस्से का प्यार भी खुद बटोर रही थी। जैनी सबके सामने खुलकर हंसती मुस्कुराती रहती मगर अजलान के आने पर ऐसे चुप हो जाती थी जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। अजलान और ज़रार के अलावा इसकी बाकी सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी।
आज डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। इतवार के दिन सब थोड़ा लेट नाश्ता किया करते थे। सब अपनी अपनी चेयर पर बैठे कुछ ना कुछ खाने पीने में लगे हुए थे। अजलान आते ही आसमा बेगम के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। जैनी सबसे आखिर में पानी का जग लेकर आई तो एक ही चेयर खाली मौजूद थी, वो भी अजलान के बिल्कुल साथ वाली। ये सब देखकर इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। इसकी हद दर्जा घबराहट देख आलियान के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट छा गई। आलियान के साथ इसका हंसी मजाक वाला रिश्ता बन चुका था। वो बखूबी जानते थे कि जैनी भाभी अजलान भाई से बहुत डरती, इसलिए इन्हें एक शरारत सूझ गई। जैनी भाभी ये अजलान भाई की प्लेट में स्लाइस रखते, इनके पास स्लाइस नहीं। अजलान की झुकी नज़रें बेसाख्ता ऊपर को उठ गई। आलियान के चेहरे पर इस वक्त हंसी का तूफान था जिसे वो बमुश्किल रोके हुए था। आयशा भाभी भी आलियान की बात पर बरजस्ता खिलखिला कर हंस दी, मगर कहा कुछ नहीं। जैनी ने घबराए तासरात समेत स्लाइस अजलान की प्लेट में रखा और फिर नर्वस अंदाज में सीधी होकर बैठ गई। जैनी, ये ज़रा अजलान भाई को पानी का गिलास पास करना, मैंने आहिल को पिलाना। आयशा भाभी ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा था। क्यों मुझे सबके सामने जलील करवाना। जैनी ने परेशान निगाहों से देख रही थी। वो जैनी का डर थोड़ा कम करना चाहते थे। इनकी दबी दबी हंसी से वाज़ेह हो रहा था कि ये शरारत जानबूझकर की जा रही। इसने डरते डरते अजलान को पानी का गिलास थमाया। इसके हाथ अब बाकायदा काँप रहे थे। गिलास पकड़ने के दौरान अजलान ने इसके हाथों की कपकपाहट साफ महसूस की थी। अफान भाई भी इन दोनों का मजाक बखूबी समझ गए थे। ये सब देखकर इनके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान छा गई थी। आलियान और आयशा भाभी इस घर की रौनक थे। वो अपनी छोटी छोटी शरारतों के ज़रिए सबका दिल लगाए रखते थे। अजलान भाई, जैनी भाभी के पास ऑरेंज जूस नहीं है। अजलान भाई, जैनी भाभी के पास ऑरेंज जूस नहीं है, आप इन्हें पास कर दें ज़रा। आलियान के कहने पर अजलान ने इसे मसनूई सख्त घूरी से नवाजा और इसके हाथ से जूस लेकर जैनी के पास रख दिया। वो हनूज सर झुकाए वैसे ही बैठी हुई थी। आलियान और आयशा भाभी ने आज इन्हें खूब सताया था। ज़रार बस चुपचाप सारी कार्रवाई देख रहा था। इसके चेहरे पर भी अजलान की तरह कोई तासुर वाज़िया नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि वो भी ये सब समझ ज़रूर गया था। सिकंदर शाह और आसमा बेगम नाश्ता कर चुके तो अपनी चेयर पीछे करते वहाँ से चले गए। इन दोनों को देखकर अजलान भी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। अजलान वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ गया तो जैनी ने ज़ोर से सांस लिया, जिसे ज़रार समेत सबने बखूबी सुना था। ऐसे महसूस हुआ जब से वो अजलान के साथ बैठी, इसने अपना सांस तकरीबन रोक रखा था और अब इसके जाने के बाद खुलकर सांस लिया। जैनी की इस हरकत पर सब बेसाख्ता कहके लगाकर हंसने लगे। सबको इतना हंसते देख वो खुजल भरे अंदाज में अपना सर थोड़ा नीचे झुका गई। जैनी भाभी, आप अजलान भाई से इतना डरती क्यों हैं? आलियान ने जूस का सिप लेते इस्तफहामिया अंदाज अपनाया। वो जैनी की हालत से खूब महफूज हो रहा था। तो और क्या जैनी, अजलान भाई तो इतने अच्छे हैं। आयशा भाभी ने भी फ़ौरन अजलान की हमायत की। जवाबन जैनी ने इन्हें एक नज़र देखा और फिर बिना सोचे समझे तेज़ तेज़ लहजे में बोलने लगी। आपके अजलान भाई नहीं भाऊ लगते हैं मुझे। जैनी चेयर से उठती तड़क अंदाज में गोया हुई। जैनी के रद्द-ए-अमल पर सबका बरजस्ता फलक शगाफ कहका गूंजता सुनाई दिया। अब तो अफान भाई भी खुलकर हंस रहे थे। जैनी के इस तरह भाऊ कहने पर ज़रार भी धीमे से मुस्कुराया, मगर फिर इसने अपनी मुस्कुराहट पर जल्दी से काबू पा लिया। मुबादा को इससे देख ही ना ले। आप अपने नादर ख्यालात किसी और वक्त के लिए बचा कर रख लें। अजलान, जो अपना मोबाइल फ़ोन डाइनिंग टेबल पर भूल गया था, वापस लेने आया तो जैनी के अपने बारे में ऐसे ख्यालात सुनकर तंजिया लहजे में जवाब दिए बगैर रह ना सका। अपने अकब से अजलान की आवाज़ सुनते जैनी डर के मारे उछलते वापस उसी